हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो न्यूमेरिकल्स ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके अंदर आपने ये किया है पी नॉट ए माइनस पी ए ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स पी। ये फॉर्मूला है रिलेटिव लोडिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के वी इंटू एम। ये फॉर्मूला हो गया एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ये होगा डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है पाई इज इक्वल टू सी आर। ये फॉर्मूला हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ तक आपने जितने भी न्यूमेरिकल पढ़े हैं बुक में से आपने अगर ट्राई किए होंगे तो इन सब न्यूमेरिकल में लिखा होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, या उसमें एग्जांपल होगा सोल्यूट का जो सुक्रोज, ग्लूकोज, या फिर लिखा होगा यूरिया, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल। इनके अलावा अभी तक आपने जितने क्वेश्चन पढ़े हैं इसमें कोई भी और सॉल्यूट नहीं होगा। ये जितने भी सॉल्यूट्स हैं ये सारे डू नॉट डिसोशिएट और एसोशिएट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो नॉर्मल फॉर्मूला बस यही है, ये वाले ना डिसोशिएट करेंगे ना एसोशिएट करेंगे। इस कारण यहाँ पर कोई भी फैक्टर हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। एक्चुअल में तो वैसे ही यहाँ पर एक टर्म आती है आई, वैन टॉप फैक्टर आई। वो किसी में भी नहीं लिखा मैंने। वो क्यों नहीं लिखा? बिकॉज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आई इज इक्वल टू 1। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई 1 है तो आई आप लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपके पास आया इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में NaCl, Na2SO4, एसिडिक एसिड इन, ये वाटर नहीं वगैरह, एसिडिक एसिड इन बेंजीन। चलो एसिडिक एसिड इन वाटर भी लिख सकते हैं, एसिडिक एसिड इन वाटर। ये अभी 2019 के अंदर क्वेश्चन आया है। एसिडिक एसिड इन बेंजीन जब होगा दैट इट विल एसोशिएट, इन वाटर इट विल डिसोशिएट। ये जो दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये दोनों करेंगे डिसोशिएट। तो मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि डिसोशिएट या एसोशिएट करने से इसके ऊपर फर्क क्या पड़ता है। ये जो चारों टर्म है इन सबको बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों को एक कॉमन वर्ड में बोल सकता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आप कहीं से भी देख लीजिए सबके फॉर्मूले में XP इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज गिवन वेट बाय मोलर मास। मोलैरिटी में भी क्या आएगा? गिवन वेट बाय मोलर मास। इसमें भी आएगा गिवन वेट बाय मोलर मास, और इसमें भी आएगा गिवन वेट बाय मोलर मास। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन केसेस में कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रही तो अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड दोनों में आ रही सेम। बट अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रही है, उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो हम मोलर मास निकालेंगे उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कहता हूँ NaCl। NaCl डिसोशिएट करता है एज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसका मतलब एक NaCl के कितने आयंस बन गए? 2 आयंस, या फिर आप कहेंगे 2 पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए? डबल। नंबर ऑफ पार्टिकल डबल तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डबल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल तो मोलर मास क्या हो जाएगा? यानी कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो NaCl का मोलर मास आएगा 29.25 अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है।
बट NaCl का मोलर मास होता कितना है 58.5। ये है इसका एक्चुअल जो मोलर मास है, ये इसका है कैलकुलेटेड मोलर मास। तो इसमें देखो कितने का फर्क आ रहा है, डबल का आ रहा है। तो इसके अंदर अपन एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं आई, वैन टॉप फैक्टर। वैन टॉप फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इसका जो नॉर्मल मोलर मास है डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मीन्स यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया है, यानी कि 58.5 डिवाइड बाय 29.25 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब अगर NaCl का वैल्यू आएगा तो इनमें आई की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको 2। उसमें भी एक और आगे टर्म है कंप्लीट डिसोसिएशन है कि नहीं, वो भी एक और बताता हूँ मैं आपको। सो एक बार कितने को रिपीट कर रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट करेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो मोलर मास डिक्रीज होगा। जितनी इंक्रीज होगी, अब ये जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली 2 ही आए। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो ये 2 आएगा, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है तो ये 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब देखिए, आपने +1 में एक टर्म पढ़ी होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जिसका सिंबल था अल्फा। अल्फा क्या था कि आपके पास मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल हैं, उसमें से कितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट या एसोशिएट कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि कंप्लीट, तो कंप्लीट का मतलब 100/100 अल्फा इज 1। अगर मैं कहता हूँ 80% तो 80/100 अल्फा इज 0.8। अल्फा कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। अल्फा 1 के इक्वल हो सकता है, 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम 100 आउट ऑफ क्या होंगे 100। तो जब भी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दी होगी अल्फा की, इसका मतलब आपको ये चीज़ दी होगी। अब अल्फा को आई के साथ आप कैसे रिलेट करेंगे, उसकी मैं डिटेल में तो नहीं जा रहा, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। आई इज 1 + n-1 अल्फा। आई इज 1 + n-1 अल्फा, वेयर n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इट प्रोड्यूस ऑन डिसोसिएशन। जैसे मान लीजिए NaCl के अंदर कितने हैं 2, तो यहाँ पर आप n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2। 2 - 1 इज 1, यानी कि आई का फॉर्मूला क्या आएगा 1 + अल्फा। अब अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है 100%, तो 1 + 1 आई कितना हो गया 2। अगर कंप्लीट नहीं है, मान लीजिए 70% है, तो 70% में क्या आएगा 0.7 1.7, 90% है 0.9 1.9। तो अब इस तरह से आई निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी में डिसोसिएशन में, मान लीजिए सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट कैसे डिसोशिएट करेगा 2Na पॉजिटिव + SO4 2 नेगेटिव। आई का फॉर्मूला 1 + n, n इस पर कितना होगा 2 Na और 1 सल्फेट 3 - 1 अल्फा। आई इज 1 + 2 अल्फा। अब अगर इसके अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 1। 2 × 1 + 1 आई कितना हो जाएगा 3। सो कंप्लीट में तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले से देख सकते हैं, बस कितने n 2 Na और 1 सल्फेट 3 है, आई की वैल्यू 3 आ गई। बट अगर डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं है 80% 70% 50% 20% जो भी है, उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू भी आ जाएगी चेंज। तो ये थोड़ा सा है डिसोसिएशन के बारे में। अब अगर मैं उल्टा केस करता हूँ एसोसिएशन। एसोसिएशन जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ है, एसिटिक एसिड की बेंजीन। बेंजीन के अंदर एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोशिएट होने की बजाय एसोशिएट होंगे बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम जो बोलेंगे वो है डाइमर। डाई मीन्स 2, मर मीन्स यूनिट। 2 यूनिट्स जब जुड़ेंगी तो उसको बोलते हैं डाइमर। सो एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ के क्या बने 1। अगर मैं इसको जनरल लिखूँ तो 2 A के मान लो मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस में कन्वर्ट हुए 1 A। अब इस केस के अंदर अगर आपको निकालना है आई, पहले पर मैं मास के बारे में बता दूँ। एसिटिक एसिड का मास होता है 60, बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके निकालेंगे तो इसका मास आएगा अप्रॉक्सीमेटली 120। इसका मतलब यहाँ पर जो आई की वैल्यू कितनी आ रही है तकरीबन हाफ। फिर वही आई इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल मास है 60 और न्यूमेरिकल में सॉल्व करके आ रहा है 120, तो आई यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कितना आया हाफ। NaCl वाले में कितना आ रहा था 2। इसका अगर आपको आई निकालना है
कुछ और केस अगर आ जाए तो जनरल फॉर्मूला है आई इज 1 प्लस 1/n माइनस 1 अल्फा। वहाँ था n माइनस 1 अल्फा, यहाँ है 1/n माइनस 1 अल्फा। अब देखिए जैसे मान लीजिए डायमर बन रहा है, डायमर बन रहा है तो n की वैल्यू कितनी होगी 2, 1/2 माइनस 1 कितना हो गया माइनस हाफ, यानी कि i का फॉर्मूला क्या बनेगा 1 माइनस अल्फा बाय 2। अब अगर इसके अंदर कंप्लीट एसोसिएशन है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 1, 1/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, यानी कि कंप्लीट में आएगा 1/2। बट अगर अल्फा की वैल्यू चेंज है तो आई का आंसर चेंज करेगा। एक और छोटा पॉइंट, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया टेट्रामेराइजेशन, टेट्रामेराइजेशन की 4 मॉलिक्यूल जुड़ के एक बन रहे हैं। अब अगर उसमें वर्ड आ गया कंप्लीट तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा बन रहा है। अदरवाइज टेट्रामेराइजेशन का n की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे 4। अब ब्रीफ में सारे काम को समराइज करके एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर आपके पास है तो उसका I1 है। इलेक्ट्रोलाइट में अगर डिसोसिएशन है तो I पक्का I क्या है ग्रेटर देन 1 है, और अगर एसोसिएशन है तो I पक्का लेस देन 1 है। तो ये एक नंबर के लिए फाइनल में आने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल कि I की वैल्यू क्या होगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट I1, इलेक्ट्रोलाइट में नॉट इक्वल टू 1, उसमें फर्दर दो केस डिसोसिएशन ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन लेस देन 1। इसका मतलब ये हो गया जो बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है फाइनल में कि न्यूमेरिकल में I लगना है कि नहीं लगना, I सब में लगाओ। फिर अब ये देखो I1 है या 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, वो न्यूमेरिकल के हिसाब से आप देख सकते हो। तो इसी काम को समझाने के लिए आपको मैं एक सिंपल न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड dissolved in 25 gram benzene shows depression in freezing point of 1.62 Kelvin. If Kf is 4.1 Kelvin per molar, find percentage association if it form dimer। तो सबसे पहले भाई देखते हैं गिवन क्या है। आपको गिवन वेट है बेंजोइक एसिड का 2 ग्राम, बेंजोइक एसिड का मोलर मास, बेंजोइक एसिड होता है C6H5 CO4 है, जिसको सॉल्व करेंगे बनेगा 122, dissolved in 25 gram benzene, WA is 25, shows a depression in freezing point of 1.62 Kelvin, Kf is 4.9 Kelvin per मोलर। अब डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000। डेल्टा टी एफ इज 1.62, आई के एफ इज 4.9, डब्ल्यू बी 2 ग्राम, मोलर मास 122, डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम बेंजीन इंटू 1000। यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा आई यहाँ से सॉल्व करके नियरली 0.504 आता है, ये आप सॉल्व करके देख रहे हैं। अब आई इसमें जो फर्दर आपको निकालना है परसेंटेज एसोसिएशन, आई इज 1 प्लस 1/n माइनस 1 अल्फा। डाइमर मीन्स n की वैल्यू 2, सो 1 प्लस, सो आई इज 1 माइनस अल्फा बाई 2। आई की वैल्यू आपके पास है 0.504, 1 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ से आप क्या सॉल्व कर सकते हैं अल्फा। सो 3 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल है। सबसे पहले काम क्या करना है, अपने स्टेटमेंट को करके सारा कुछ एक बार साइड में देख लीजिए गिवन क्या है, फिर आप ये देखिए निकालना क्या है। आई निकालने के बाद न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल हो गया। फिर इसी में एक और आप ये नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ।
फाइंड freezing point of solution obtained by dissolving 8.1 gram HBr in 100 gram water. Given Kf is 1.86 Kelvin per mole. Assume acid is 90% dissociated. तो पहले आप ये लिखते हैं फॉर्मूले में आपको चाहिए कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए इंटू थर्ड. गिवन क्या है आपको डब्ल्यू बी 8.1 ग्राम. मोलर मास एच डी एल का होता है 81 ग्राम. सो कैलकुलेशन भी इजी होगी. के एफ की वैल्यू 1.86, डब्ल्यू ए की वैल्यू 100 ग्राम. इस क्वेश्चन के अंदर आपको आई गिवन है. अब आई किस तरह से गिवन है? देखो आपको आई की बजाय अल्फा गिवन है. एच डी आर के केस में एन की वैल्यू कितनी होगी 2. आई इज 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा. सो आई एन को अगर 2 पुट करूँगा बनेगा 1 प्लस अल्फा. अल्फा की वैल्यू कितनी है 90%. 90% मीन्स 0.9. सो आई कितना हो गया 1.9. सारा कुछ आ गया आपके पास. वैल्यू पुट कर दो. डेल्टा टी एफ 1.9 इंटू 1.86 इंटू 8.1 ओवर 81 इंटू 100 इंटू 1000. तो ये वाली टर्म तो सारी कैंसिल हो जाएगी. डेल्टा टी एफ विल बी 1.9 इंटू 1.86. इसको आप सॉल्व कर लीजिए. टी एफ के आगे प्लस माइनस आ जो भी आंसर आएगा सपोज कीजिए आंसर आ गया ये 3.55 के आसपास आएगा. सो माइनस 3.55 डिग्री आंसर आ जाएगा. एक लास्ट इसमें छोटा सा केस और था, एक बार नोट कर लीजिए आप. So last question as per which has highest boiling point 1 molar KCl, 1 molar glucose solution, 1 molar sodium sulfate, 1 molar aluminium sulfate. इसमें एक चीज़ याद रखना विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. सभी ये एक्वस सॉल्यूशन है मीन सबके अंदर सॉल्वेंट सेम है. क्योंकि अगर सॉल्वेंट सेम होगा तो के एफ की वैल्यू के डी की वैल्यू सेम होगी. डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम. मोलर या मोलर में यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता. सबकी मोलरिटी सेम है. सबके लिए के बी सेम है. इसका मतलब जो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू आई KCl. अब मैं वो फॉर्मूले से निकाला डायरेक्ट मान के चलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन है. तो KCl के लिए आई कितना होगा 2. ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई होगा 1. सोडियम सल्फेट के लिए आई कितना होगा 2 और 1 3. सल्फेट सारा 1 यूनिट है. और एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए कितना होगा आई 5. डेल्टा टी की प्रोपोर्शनल टू आई. आई किसका ज़्यादा एल्यूमिनियम सल्फेट का. इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का. अगर मान लो इसी में क्वेश्चन में कहते हैं विच इज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर. पाई इज प्रोपोर्शनल टू या पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी. टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, सी सेम है. तो फिर वही पाई इज प्रोपोर्शनल टू आई. अगर पाई इज प्रोपोर्शनल टू आई तो इसका मतलब तब भी आंसर क्या आएगा सेम. क्योंकि जिसका आई ज़्यादा होगा उसका पाई ज़्यादा होगा. और अगर मान लीजिए लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये आ जाए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा ज़्यादा होगा या डिप्रेशन किसका ज़्यादा होगा. तो ये एक समझने वाला पॉइंट है. अगर वो क्वेश्चन ये पूछें विच हैज हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ये पूछे विच हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट
तो इन दोनों लाइनों के अंदर फर्क है। अगर मैं कहता हूँ हाईएस्ट डिप्रेशन, सो डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये है डिप्रेशन, जिसका आई ज़्यादा एल्यूमिनियम सल्फेट, उसका डिप्रेशन ज़्यादा, तो इसका आंसर आएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। पर अगर डिप्रेशन ज़्यादा हो गई, डिप्रेशन मीन्स नीचे जा रहा फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम। क्वेश्चन है हाईएस्ट, इसका मतलब इस बार क्या आएगा आंसर? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आई ज़्यादा है तो डिप्रेशन ज़्यादा होगी ना, फ्रीजिंग पॉइंट मान लो 0 है तो उससे डिप्रेस ज़्यादा होगा। क्वेश्चन है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट उसका रहेगा जिसकी डिप्रेशन क्या रहेगी? कम। तो 4 केस में से डिप्रेशन कम किसकी रहेगी? जिसका आई क्या है? कम। इसका मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 4। अब आप मुझे इसके क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट्स हो वो पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।